बिल्कुल। तो फंडामेंटल का आज क्लास लेंगे। फंडामेंटल में हमको और वो बेसिक बेसिक चीजें, भाई एक स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्ट करना है तो क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए। पहली चीज तो अपने कंसिडर करनी चाहिए कि भाई कंपनी क्या ये है, क्या काम धाम करती है वगैरह, और उसका ये कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, फिर उसके बैलेंस शीट वगैरह, और उसकी क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट के अलावा उसके जो कैश के स्टेटमेंट होते हैं वो देखने जरूरी है। उसके अलावा इसके अलावा समझो और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि अपना ये क्या बोलेंगे, अलग अलग रेशियोज और उसके एनालिसिस देखने जरूरी है अपने को, कि उसकी लिक्विडिटी कितनी है, उसकी ये कितनी है। अगर हम इन सब चीजों का, क्योंकि ये जो मैं फंडामेंटल दिखाऊंगा ना, ये तुमको समझ में आएंगे, ये बिजनेस के छोटे छोटे हर हर एक एस्पेक्ट को लेके बने हुआ है। तो जब हम इन सब एस्पेक्ट को चेक करते हैं तो हमको एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी मिलती है। और कभी भी तुम देखेंगे जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी रहती है, वो उनका ग्रोथ एक अलग स्टेबल, हर हर साल कुछ ना कुछ एक स्टेबल ग्रोथ होते रहता है, और वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो अपने को अगर कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका इम्पैक्ट चार्ट पे, अभी मान के चलो मैं एक कंपनी में तुम पैसा डाल रहे किस बेसिस पे, कि तुमको 5 या 10 ईयर में वो कंपनी 5 गुना 10 गुना करके दे पैसा। तो ऐसे केस में जब तुम 5 से 10 साल के लिए पैसा डाल रहे, तो तुम्हारे पास टेक्निकल की मदद तुमको एक समझो 1 आध 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए मिल सकती है, लेकिन पूरा अगर 5 5 साल 10 साल के लिए कभी पैसा डालना है किसी कंपनी के अंदर, तो तुमको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही तुम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो तब तुमको फंडामेंटल की जरूरत पड़ेगी जब तुमको 5 या 10 ईयर के लिए डालना है। जब तुम्हें शॉर्ट टर्म में डाल के कुछ पैसे कमाना है, लाइक 1 साल तक भी, या मान के चलो 1 आध 1.5 साल तक, तब तक तुम मंथली चार्ट के बेसिस पे भी देख के समझो पैसे अच्छे स्टॉक में डाल सकते हो, क्योंकि कई बार मंथली ब्रेकआउट वाले स्टॉक 3 3 4 4 गुना होते हुए मैंने देखे हैं। तो एक पर वो साल भर के अंदर ही उनका जो है वो हो जाता है। लेकिन अगर एक लंबे समय के लिए डालना है, लाइक 2 साल 4 साल 6 साल, लाइक काफी लोगों ने इन्फोसिस कई सालों तक खरीद के रखा, काफी लोगों ने रिलायंस कई सालों तक रखा, काफी लोगों ने और कुछ स्टॉक्स कई सालों तक रखे, कईयों ने बाटा रखे। तो उन्होंने उनका एक फंडामेंटल एनालिसिस किया कि भाई ये कंपनी जो है ये अच्छी कंपनी है, इसका ये सब मैनेजमेंट अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है, सब अच्छी है। अच्छा, ये एफआईडीआई जो रहते हैं, इनके पास अपने फंडामेंटल एनालिस्ट बैठे हुए रहते हैं, वो सब चीज़ों का फंडामेंटल चेक करते हैं, और उसके बाद एक डिसीजन लेते हैं कि भाई ये कंपनी का कॉम्पिटिटर कैसा है, कॉम्पिटिटर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कॉम्पिटिशन में ये टिक पाएंगे क्या, क्या फ्यूचर का प्रोडक्ट ये रहेगा क्या। समझ रहे हैं? तो सर मैं हमारे को क्या क्या चेक करना है? तो ये सब चीजें चेक करनी पड़ती है। मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप अभी तो बताता हूँ कि अपने को क्या क्या देखना है और कहाँ देखना है। ठीक है, हाँ, अभी जो मेन मेन पॉइंट है सर वो हाँ। वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज नितिन सर आए नहीं क्या? आज नितिन सर नहीं आए हैं। देखो यहाँ पे आप जाएंगे गूगल पे, यहाँ पे स्क्रीनर स्क्रीनर.इन करके आती है वेबसाइट। ठीक है, स्क्रीनर.इन, ये स्क्रीनर वेबसाइट का? के ऊपर सब कुछ फंडामेंटल दिखता है। दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ हाँ, दिखाई दे रही है सर। अभी एक काम करो। इसकी हाँ सर, screener.com क्या? हाँ, अभी देखो मैं तुमको ये बताता हूँ कि भाई कंपनी का फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं। अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले हमको देखना है कि भाई इसके प्रमोटर कितने हैं। प्रमोटर जो रहता है ना, कंपनी को स्टार्ट करने वाला इंसान। अब मैं तुमको हाँ कई चीजें बताता हूँ कि प्रमोटर कितना इंपॉर्टेंट रहता है और कितना, और और तुम्हें कुछ अच्छी चीजें बता दूं। क्या लगता है रिलायंस का मालिक कौन है? धीरू भाई अंबानी, ये मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। अंबानी अंबानी परिवार। तुम्हें क्या लगता है रिलायंस के कितने परसेंट शेयर उनके यहाँ मिलेंगे? सर ज्यादा फंडामेंटल ज्यादा एनालिस्ट की शेयर चीजें तो उनके, बताता हूँ। रिलायंस उनका ज्यादा उनके फाउंडर के पास में। ज्यादा से ज्यादा उनका रहेगा, ऐसा लगता है ना? तो भाई हाँ हाँ, जब वो फाउंडर उसकी यानी कंपनी है, मेहनत वो ले रहा है भाई, सब चीजें है। पर मैं तुमको दिखाता हूँ, असलियत दिखाता हूँ, तुमको दिखाई देगा। ये रिलायंस का ये है। ठीक है, अब रिलायंस के स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा प्रमोटर होल्डिंग। एक मिनट, प्रमोटर होल्डिंग 50% है। ठीक है,
पर ये 50% में कौन कौन है, हम ये देखते हैं कि भाई 50% में कौन कौन लोग हैं। एक मिनट, ये रहा प्रमोटर बराबर। हाँ, हाँ प्रमोटर की 2018 में यस सर 47% थे, अब बढ़ बढ़ के 50% तक आ गए हैं। और प्रमोटर का नंबर तो हाँ सर ये किस तरह से ये होता है, देखो ये देखो, ये क्या है, सिजकारा कॉमन कॉमर्शियल एलएलपी, इसके पास 11% शेयर है। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको इधर लेता हूँ। हाँ, दिख रहा है मार्च महीने में 11% शेयर ये सिजकारा एलएलपी के पास थे, ठीक है। हाँ और ये देवयानी कमर्शियल इसके पास 8.5% है, करुणा कमर्शियल इनके पास 8.5% है, तत्वम एंटरप्राइजेस इनके पास 8.5% है, रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास 4% है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री ट्रस्ट के पास है। ये दिख रहा है इसमें अंबानी का नाम तो भी आ रहा है क्या होल्डिंग में? नहीं सर नहीं आ रहा है अभी मैं अंबानी का नाम ये बताता इनके हूँ कितना, देखो केडी अंबानी कितना परसेंट है, हाँ 0.24%, बस 0.24% शेयर है इनके यहाँ। अच्छा, दूसरा बताता हूँ, अभी इसमें अलग अलग कंपनियों के नाम डाल के खड़े रख दिए। ये अंबानी की ये लड़की, इसके नाम पे क्या है, 0.12%। मुकेश डी अंबानी अच्छा 0.12%, यानी मुकेश अंबानी जिसको आप सोच रहे थे कि जिसके पास बहुत बड़े खुद के नाम पे शेयर होंगे, तो वो देखो कि भाई वो इंसान सिर्फ 0.12% शेयर लेके बैठा है। नीता अंबानी 0.12%, अनंत अंबानी 0.12%। समझ रहे हैं? हाँ यानी हाँ सर हाँ एक एक प्रमोटर के नाम पे कैसा बेवकूफ बनाया जाता करके, प्रमोटर बढ़ रहे हैं करके। अच्छा सर हाँ हाँ प्रमोटर एक फेक कंपनियां तैयार कर करके, या फेक कंपनियां बोलो या कंपनियां बोलो, कंपनियां तैयार करके उनके पास में ज्यादा होल्डिंग दी जाती है, ताकि प्राइस को मैनिपुलेशन करने में और बाकी चीजें एडजस्टमेंट करने में काम आता है। और कभी कल को कुछ भी हुआ तो अंबानी परिवार को कोई नहीं पकड़ेगा, या कंपनी को पकड़ेगा। समझ रहे हैं? हाँ हाँ यस सर हाँ बरोबर तो ये सब चीजें की जाती है स्टैंड अलोन सर ये बेसिस। रेशियो क्या है सर ये ये रेशियो अलग अलग चीजें हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी। यानी प्रमोटर होल्डिंग, और वही मैं बताता हूँ कि एक अच्छी कंपनी में कितना अच्छा मतलब ये रहता है एनालिसिस ये प्रमोटर का। अभी ये देखो यहाँ पे मैं कंपनी का नाम सर्च करता हूँ, एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डी मार्ट भी बोलते हैं। अच्छा अभी ये देखो, एनुअल सुपरमार्ट में अभी यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, 75% है बराबर। और आपको पता होगा हाँ एवेन्यू सुपरमार्ट किसका है, ये अपना दमानी का है। दमन हाँ बरोबर ये मद्रास का है क्या सर दमन दमानी का कितना मिलेंगे, देखो शेयर होल्डिंग, ध्यान से देखो, प्रमोटर यहाँ पे भी प्रमोटर है जो कि 74% दिखा रहा। और देखो राधा किशन दमानी 38% हिस्सा है, दिख रहा है, 34% हिस्सा लगभग ये हाँ साल में। फिर ये गोपी किशन दमानी, इसका भी 7% है, दमानी और 3.5, यानी कम से कम 50% के करीब हिस्सा दमानी परिवार के पास है। समझ रहे हैं? तो मतलब हाँ सर इनके पास वो फेक कंपनियां डाल डाल के बोलते हैं ना, ये नहीं दिखा है भाई। सबसे बेहतर ये चीज ये है कि इनको इनकी कंपनी पे भरोसा है, जब इसीलिए तो इनके पास शेयर है ना। अगर इनको इनकी बरोबर कंपनी पे भरोसा नहीं होता है तो हम कौन बैठे इनकी कंपनी पे भरोसा करने वाले। सही है सर बरोबर है जब प्रमोटर को भरोसा आता है, उसके पास शेयर अच्छे खासे प्रमाण में होते हैं, तो हमें भी उस चीज के ऊपर थोड़ा भरोसा तो बढ़ता है। पर ये अकेली चीज नहीं है कि हम बाय कर लेंगे स्टॉक को उठा के, पर ये एक चीज है कि भाई प्रमोटर दिखा रहा नंबर कुछ और है और बता रहा कुछ और है। मैंने उसके एक्चुअल ओनर जो है, वो परिवार जो भी जिसने वो कंपनी ये करी है, तो उसके पास तो शेयर नहीं रहेंगे। तो फिर क्या मतलब बनता है वो कंपनी बाय करके, जहाँ प्रमोटर को चलाने वाला ही कंपनी पे हाँ भरोसा नहीं है, तो फिर हम कौन होते उस पे ये करने वाले। समझा? इसीलिए सुनो एवेन्यू सुनो सर मैं सुपरमार्ट क्या बोल रहा डीमार्ट था पे, ये इसीलिए डीमार्ट के ऊपर लोगों का बहुत भरोसा है। इसके अलावा और कुछ हाँ एनालिसिस है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये मार्केट कैप जो है, मार्केट कैप जो है ये भी बड़ा रहता है। देखो डीमार्ट का मार्केट कैप कितना बड़ा है, 2,17,996 करोड़, दिख रहा है क्या? करंट प्राइस हाँ बढ़ सर रही है, हाई लो ठीक है, डिविडेंड ठीक है, फेस
वैल्यू 10 रुपए का ये है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कि जब स्टार्टिंग में एक स्टॉक लेके आते हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ एक फेस वैल्यू रहता है, और शेयर जो है वो इसमें मिलते हैं, अगर कॉमर्स सीखा होगा तो प्रीमियम पे मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छा फेस वैल्यू जो है, अभी फेस वैल्यू जब कम रहती है 5 रुपए, इसका मतलब है कि स्टॉक अगर 3000 का दिख रहा है तो एक्चुअल में 6000 का है। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि अच्छा। उसके 2 टुकड़े करे गए हैं। हाँ पर यहाँ फेस वैल्यू 10 रुपए का, मतलब ये एक ही शेयर है और तब का अभी तक है, और ये 3000 रुपए का भाव है अभी इसका। 3300 3365। स्टॉक का पी देखो कितना है, 198 टाइम। सर 198 पी टाइम क्या है, है सर? इसकी जितनी अर्निंग है, अर्निंग मान के चलो ये साल का जितना भी कमाते हैं उसके, मतलब एक शेयर के, मतलब बोलेंगे ना एक शेयर के पीछे जितना कमाते हैं हाँ उसके 198 टाइम ज्यादा महंगाई है, उतना वैल्यूएशन पे इसको खरीदा या बेचा जाता है। समझ रहे हैं? तो ये अच्छा। काफी महंगी तो सर, कंपनी इसको बाय करने के लिए, पर तो ये बाकी पी, भी बहुत सारी चीजें हैं। सुनो ना सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो 198 है इसका पी, तो ये क्या है सर, पी है क्या? पीई, हाँ ये यहाँ पे देखो हाँ स्टॉक का पीई है। ये स्टॉक हाँ, तो 198 ये गुना 198 गुना वैल्यूएशन पे है फिलहाल। पी प्राइस टू तो, अर्निंग के इसमें टर्म्स में, तो तो अर्निंग सर के कंपैरिजन में इसका समझो, है। अर्निंग स्टॉक में मान के चलो 60 रुपीज की अर्निंग आ रही है एग्जाम्पल, और स्टॉक उसके 200 गुना ऊपर वैल्यूएशन पे। देखो एक अच्छा। चीज बोलते हैं ना, हमको साल में 5 रुपए देने वाली एक चीज है, और वो चीज हाँ खरीदने के लिए 100 रुपीज की है, तो हम बोलेंगे पीई 20 टाइम्स है। अगर एक चीज साल को हमको 5 रुपए देंगी और उसका वैल्यू 100 है, तो वो हमारे 20 गुना बड़ी है, बराबर प्राइस, तो हम 20 का पीई हाँ बोलेंगे। अगर वही 5 रुपए देने वाली चीज 500 की है तो हम बोलेंगे 100 का पीई है। तो हाँ। इस तरह इसका तो 198 का पीई है, यानी ये काफी सर महंगी प्रीमियम है, तो नहीं है? काफी सर महंगी है, प्रीमियम है ये काफी महंगी है। अच्छा अच्छा। तो ये ज्यादा, जितना ज्यादा अच्छा हो, जितना इसका अमाउंट जितना पीई आंकड़ा कम हो बढ़ेगा उतना उतना अच्छा है क्या? बेहतर होता है, पीई को जितना कम होना उतना बेहतर होता है इन्वेस्टमेंट हाँ, करने के लिए। पर पीई जो है अच्छा ना वो ज्यादा नहीं होना चाहिए इंडिविजुअली, ना? नहीं, वो इंडिविजुअली नहीं देखा जाता। आप इसके पीयर कंपनी का पीई देखिए, अगर इसकी पीयर कंपनी का पीई जो है वो भी ये निकल रहा है, हम्म, जैसे ट्रेंट ट्रेंट का पीई देखते हैं हम, ट्रेंट ये इसके, हम्म, तो ट्रेंट लिमिटेड जो फाइनेंशियल है इसका पीई जो है वो यहाँ पे नीचे नहीं दिया जा रहा है। हम एक काम करते हैं इसमें, एक मिनट, वी मार्ट लेते हैं, ठीक है। हाँ वी मार्ट हम्म। ज्यादा बेहतर रहेगा डी मार्ट के। तो यहाँ पे स्टॉक का पी दिख नहीं रहा है कि भाई कितना परसेंट है करके, लेकिन एक मिनट रुको, फ्यूचर रिटेल, मतलब ये जो है ये 198 टाइम पीई के ऊपर है, ठीक है। अब आरओसी क्या रहता है, ये चीजें मैं तो आपको पहले समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ में आए। पहले देखो यहाँ पे जो डेटा दिया है ना, हेलो, हाँ हाँ मार्केट कैप यानी क्या रहता, तो मान के चलो हाँ, मार्केट में इनके 1000 शेयर है, बराबर, और अगर उन शेयर की वैल्यू अच्छा 5 रुपए है मार्केट में, 5 रुपए, तो इनका अच्छा 5000 का मार्केट कैप हुआ। मार्केट कैप अच्छा जितना बड़ा उतनी वो कंपनी ज्यादा बड़ी, अच्छा। मार्केट क्या बड़ा होना चाहिए ना? बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, साइजेबल होना चाहिए, मिनिमम एक 5000 करोड़ 6000 करोड़ तो होना चाहिए, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए। अब मार्केट कैप, अच्छा मतलब इतनी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने से क्या रहता है, डर रहता है भाई, वो पैसे फिर ये होने का डर रहता है। थोड़ा बड़ा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब रिस्क कम रहती है, कि बड़ा कंपनी ऐसे खराब वातावरण में भी एडजस्ट जल्दी होती है। अभी देखो अच्छा डीमार्ट चली कि नहीं चली, बराबर चली पूरे अच्छा। इसमें, बहुत बहुत चलिए। बड़ी कंपनी है, 2,17,996 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी देखो हाँ ध्यान से, स्टॉक का पीई मैंने बताया आपको कि भाई स्टॉक के पीई का मतलब है क्या, प्राइस टू अर्निंग। अर्निंग मान के चलो, अर्निंग के कंपैरिजन में, जैसे मैं बोला था आपको एग्जांपल में कि 100 रुपीज का प्राइस है और अर्निंग एक शेयर के आगे बस 500 की, 5 की होती है, तो इसका मतलब वो 20 टाइम महंगा है। तो ये बताते ये 198 टाइम महंगा है उसके प्राइस के, उसके अर्निंग के कंपैरिजन में। ये अकेला फैक्टर नहीं है, इसके पीयर कंपनियों का भी हमें पीई देखना चाहिए। तो ही अगर पीयर कंपनी मान के चलो 90 के पीई पे चल रही है और ये कंपनी अच्छा 198 पे चल रही है, तो फिर हाँ
ये कंपनी बहुत महंगी है। पर अगर पीयर कंपनी अच्छा 250 के पीई पे चल रही है और ये 198 के पीई पे चल रही है, तो फिर ये हाँ सस्ती। ये पीई जो है ना, ये रिलेटिव टर्म है। अच्छा, महंगा अब ये सस्ता हो आता, जाता है इससे। यस, इसको कंपेयर करना पड़ता है। फिर ये है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल क्या क्या लगा होता है कंपनी में, शेयर होल्डर का लगे हुआ पैसा, डेट पे लगे हुआ पैसा, कुछ उधार लिया होता है, ठीक है, बॉन्ड अच्छा वॉन्ड देके, तो उस पे हम्म, रिटर्न ऑन कैपिटल जितना बेहतर हो उतना बेहतर है। रिटर्न ऑन कैपिटल मिनिमम 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए किसी भी अच्छी कंपनी में। ये देखो इसमें 12.7% है, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी ठीक ठीक है, तो 9.45% सर, है। सर मैं क्या बोल रहा था, ये इसके ऊपर 10% के ऊपर, अबाउट 10% के ऊपर होना चाहिए ना? यस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना, 10% के हाँ ऊपर होना चाहिए। कोई भी अच्छी कंपनी का 10% से ऊपर रहता है, अच्छा ठीक है। फिर हमें ये भी देखना है कि यस रिटर्न ऑन इक्विटी भी एक 10% से ऊपर रहे अच्छा, मिनिमम। वो कौन सी सही? अरे इतना पैसा हम उनको दे रहे हैं और वो अगर 10% भी नहीं बना रही, तो खाक हमारे पैसों का कुछ फायदा कर रहे हो, फिर उनको काहे के लिए पैसे देना है? समझ रहा कि नहीं समझ रहा? तो यार रिटर्न ऑन यस कैपिटल सर, एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ये दिखा रहा है कि हमने जो उनको पैसे दिए, इक्विटी का मतलब जो शेयर में से आए उनका, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पूरा आया हुआ कैपिटल, तो पूरे कैपिटल पे उन्होंने अच्छा 12.7 का रिटर्न कमाया नेट में। और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या कर रहे अच्छा हैं, 9.45% कमाए, यानी इक्विटी के इसका बस 9.45% कमाए, तो ठीक ठाक ही कमाए, कुछ बुरा नहीं है। अब इनके यहाँ शेयर कितने हैं, अब ये 64.8 थाउजेंड है या लैक्स के टर्म्स में है, इनको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, मार्केट कैप जो है ना 82,679 का है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वगैरह वगैरह यहाँ पे काफी कुछ दिया है। प्रमोटर होल्डिंग 75%, मैंने बताया ना प्रमोटर यानी कौन रहते हैं, जिन्होंने कंपनी चालू करी थी। अब टाटा में कौन आएंगे, चालू किया। टाटा, रतन टाटा वगैरह सब ये प्रमोटर आएंगे, बराबर। हाँ तो ये चीजें आ गई। इसके बाद में ये चार्ट एनालिसिस आ गया नीचे। हाँ सर, ये पीयर कंपनीज का प्राइस कितना है। पीई तो दो ही चीजों का है, देखो एक और कंपनी जो 7वें नंबर पे आती है जिसका पीई बस 20 का है, क्या दिख रहा है क्या कंपनियों का पीई? हाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है सर। ये उससे 10 गुना बड़ी वैल्यूएशन पे चलती है, अच्छा यानी काफी महंगी कंपनी है। हाँ अब सर, इसके कई रीजन दे सकते हैं। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है, सेल्स कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, अदर इनकम कितना है, ये सब चीजें। अब सेल्स क्या चाहिए, सेल्स बढ़ता हुआ चाहिए। देखो यार सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ हाँ रहा है, बीच में कम हुआ था तो इसके भाव कम हो गए थे। अब देखो सेल्स भी हाँ पहले 5,300 से 7,000, 7,500, 400, यानी सेल्स एक क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ रहा है, बराबर। यस सर, एक्सपेंसेस हाँ भी थोड़ा हद तक बढ़ेंगे ही उसके साथ में। नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी जो रहता है, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है कि हमने जो बिजनेस किया उससे क्या इनकम आया, तो हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसलिए शेयर का दाम बढ़ते जा रहा है कि भाई ये इनके ऑपरेशन से ज्यादा पैसे कमा रहे, मार्जिन अच्छी आ रही है उनमें, बिजनेस में मार्जिन अच्छी रही तो सस्टेनेबिलिटी अच्छी रहती है कि भाई वो अपना खर्चा उठा सकेंगे, बराबर। मार्जिन छोटी सी रही तो यस तकलीफ सर, होता है ना बिजनेस में, कट थ्रोट वो हाँ कॉम्पिटिशन रहा तो बरोबर, बहुत तकलीफ होती है। जैसे अदर हाँ इनकम जो है, अदर इनकम क्या क्या है इधर, अदर इनकम जो है ये इधर समझो, अदर इनकम भी आ रही है इनको 48 करोड़ की। अभी डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन के दो तरीके रहते हैं। डेप्रिसिएशन अगर मतलब इससे मैनिपुलेशन भी किया जाता, मैं आपको मैनिपुलेशन कैसे किया जाता वो बताता हूँ। डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते ना, ट्रेडिंग अकाउंट यानी प्रॉफिट हाँ एंड लॉस अकाउंट बनाते ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस की खर्चों के हाँ साइड में डेप्रिसिएशन क्या आता, खर्चों के साइड में। और अगर हम खर्चे अच्छा कम दिखाएंगे तो हमारा हाँ इनकम बढ़ के दिखेगा, बराबर। अगर हम खर्चे कम दिखाएंगे तो हमारा अच्छा इनकम बढ़ के दिखेगा। जहां मैं 50 के जगह हाँ 45 का खर्चा दिखाऊंगा तो मेरा इनकम बढ़ के दिखेगा, बराबर। यस तो हाँ डेप्रिसिएशन के साथ खेलता है मैनेजमेंट कई बार, डेप्रिसिएशन को कम हाँ दिखाएगा, कभी ज्यादा दिखाएगा, कभी अचानक बढ़ाएगा, क्यों? कभी उसको प्रॉफिट अगर बढ़ा के दिखाना है और प्रॉफिट एक्चुअल में नहीं है ज्यादा, तो डेप्रिसिएशन को कम कर देता।
ताकि प्रॉफिट ज्यादा दिख के आए। तो डेप्रिसिएशन खर्चा है, अच्छा वो जाके डेबिट साइड में गया तो खर्चा कम दिखेगा तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, और डेप्रिसिएशन कई बार बढ़ा देता ताकि खर्चा होके इनकम कम दिखाई दे। समझ रहे हैं? अच्छा तो हाँ सर डेप्रिसिएशन की फिगर जो है ना, वो हमको देखनी है कि भाई वो साल बाय साल बढ़ रही है यहाँ पे देखो, और ये साल में थोड़ा-सा मतलब बढ़ रही है कंटीन्यूअस, तो यानी वो प्रॉपर्ली अपना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अगर वो डेप्रिसिएशन कभी कुछ चार्ज करते, कभी कुछ चार्ज करते, कभी कुछ चार्ज करते, कभी कुछ चार्ज करते, यानी कभी 95 चार्ज करेंगे, कभी 130 चार्ज करेंगे, कोई 130 से नीचे, यानी फ्लक्चुएशन बहुत हेवी रहेगा ना, तो डेप्रिसिएशन वो खेल रही है मैनेजमेंट, और जितनी चालबाज मैनेजमेंट उतनी खराब कंपनी, क्योंकि उसको प्रॉफिट ऐसा करते नहीं आ रहा, वो प्रॉफिट दिखाने की कोशिश कर रही है। अच्छा समझ में आया क्या? साम, दाम, दंड, भेद यस सबका इस्तेमाल करती है कंपनी। तो अच्छा हमको बच के काम लेना है, तो हमको देखना पड़ता है कि भाई प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में क्या चल रहा है, ये बहुत डीपली जाके देखना पड़ता है इसमें क्या-क्या चालू है। अब मैं कॉमर्स ग्रेजुएट है बोल के मेरे को अच्छी तरह समझ में आता है कि क्या चीज़ है करके। अभी ये देखो आपने तो एक आर्ट्स के हाँ, कॉमर्स ग्रेजुएट सर है ना मैं। आपने एक आर्ट्स के विद्यार्थी को ट्रेन कर दिया हाँ, तो ये ईपीएस क्या रहता है अभी मैं बताता हूँ। अभी देखो ईपीएस का मतलब रहता है अर्निंग, ठीक है? पर, ध्यान से सुनो, अर्निंग, सर किधर ये देखो ईपीएस किधर दिख रहा है सर ईपीएस इन रुपीस। अच्छा अच्छा ईपीएस ईपीएस का मतलब रहता है कि हर एक शेयर के, मतलब हर एक शेयर के ऊपर कितना पैसा मिला किसको। देखो अच्छा जब कंपनी ने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू की है टोटल, अच्छा और सामने उनको 3 लाख रुपए की नेट इनकम हुई, नेट इनकम सब कुछ टैक्स वैक्स फलाना धमाका सब काट कूट के 3 रुपए की अच्छा इनकम हुई। तो वो 3 रुपए की सॉरी 3 लाख की इनकम हुई। 3 लाख की हाँ इनकम हुई मतलब 1 लाख के शेयर में 3 लाख की इनकम अगर उनको हुई है सामने 1 लाख के शेयर के अगेंस्ट में, हम्म, तो उन्होंने हर शेयर के ऊपर 3 रुपए कमाए। तो अच्छा ईपीएस बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? आप ही जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगा। ईपीएस के सर हम्म, हाँ अगर 3 लाख रुपए कमाए, कम कम होना चाहिए सर ईपीएस जितना ध्यान कम से हो सुनो, उतना अच्छा ध्यान से सुनो, हाँ हम शेयर होल्डर है, हाँ 1 लाख रुपए का शेयर अगर मार्केट में बेचा इन्होंने, शेयर मतलब हम सब शेयर होल्डर है ना, हमको हम ही सब लोगों को ना, हाँ तो वो जो 3 लाख हाँ रुपए कमाए उसमें हमारा हक है बराबर। हाँ तो अगर हमको 3 रुपए हर एक को मिलने वाले हैं, एक शेयर के पीछे बोल रहा हूँ मैं, एक शेयर के पीछे, अगर अच्छा मेरे अच्छा पास 100 है तो मेरे को हम 300 लोगों मिलेंगे। को अच्छा हम लोगों को मिलने वाले हैं क्या हाँ तो हाँ फिर हाँ, बढ़ना चाहिए ना सर इसका तो फिर हाँ फिर तो बढ़ना चाहिए ईपीएस क्या है, बढ़ते रहना चाहिए बराबर। अच्छा हाँ मेरे तो को लगा यहाँ उसकी देखो जिम में ईपीएस जाएगा पूरा पैसा ही ईपीएस ये स्टॉक कंटिन्यूस बढ़ते रहा है, बिकॉज इसका ईपीएस देखो पहले 3.93 3.96 बढ़ते बढ़ते 5 6 4 6 3 6 6 6 6 कंटिन्यूस ऊपर जाने की कोशिश में बना हुआ है, और एक समय के बाद देखो ये बढ़ रहा है, और अभी ये इसका ईपीएस बढ़ रहा है, यानी इसका इनकम बढ़ रहा है नेट में, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। हाँ, तो हाँ हाँ इसका जो इनकम बढ़ रहा है हर एक शेयर के मतलब क्या बोलेंगे पीछे, इस वजह से ये हाँ कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है। आपने देखा ना इसका हाँ 198 टाइम पीई है, तो मार्केट में इसका वैल्यूएशन ज्यादा निकलता है बिकॉज इसका अर्निंग जो है हर शेयर के मतलब क्या बोलेंगे पीछे वो बढ़ रहा है। तो यस हमको ऐसी कंपनी चाहिए जो ईपीएस में स्ट्रांग हो। समझ अच्छा रहे हैं? इसका ईपीएस देखो यस कंटिन्यूस सर बढ़ यस रहा है। इसके अलावा एक मिनट, अच्छा इंटरेस्ट, अभी देखो इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दो, ये जो कॉलम है समझो मैं दिखाता हूँ इधर, ये देखो इंटरेस्ट दिख रहा है क्या? हाँ हाँ सर ये अपना इंटरेस्ट कितना खर्चा कर रही है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर ये अपने इंटरेस्ट के ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा कर रही है, पेमेंट वेमेंट कर रही है, तो बहुत ठीक है चलो सामने से, पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब भाई बहुत लोन है कंपनी के ऊपर, और कंपनी के ऊपर अगर बहुत लोन रहेगा तो वो इन्वेस्टर के लिए क्या कमाएंगे, पहले तो वो लेनदारों के लिए कमाएंगे, पहले तो लेनदार खा जाएंगे उसको, हाँ इंटरेस्ट हाँ इंटरेस्ट इंटरेस्ट बरोबर मांग मांग के। तो इंटरेस्ट जो है वो एक अच्छा तय सीमा तक, मतलब एक लिमिटेड इंटरेस्ट
देने की नौबत आनी चाहिए, बहुत बड़ा भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए सामने सेल्स के सामने या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर कितना है, 1743, इंटरेस्ट कितना है, सिर्फ 42 का इंटरेस्ट है। समझ रहा है क्या? यानी हाँ कंपनी के सर। पास कैश बहुत है, कंपनी के पास लोन कम है, और जो कंपनी के पास लोन बहुत ज्यादा नहीं रहता है, सर के मतलब बोलते ना, जिनके सर के ऊपर बहुत टेंशन नहीं रहता है ना, वो कंपनियों को बहुत मतलब वैल्यू दिया जाता है। अब मुझे एक बात बोलो, इस अगर अगर आपको आप मेरे ऊपर 1 करोड़ का लोन है मान के चलो, तो आप मेरे अच्छा, को और 1 लाख रुपए देने के लिए डरेंगे कि नहीं डरेंगे? क्योंकि मैं अगर मैंने डरूंगा ना वो सर, 1 क्योंकि लाख आपके रुपए ऊपर बुड़ा दिया, हाँ, हाँ, तो आपका तो नंबर बाद में आएगा, पहले तो उनका हाँ, नंबर आएगा। बोलो, बोलो। तो इसलिए हाँ, बोलो। मेरे ऊपर अगर बहुत कर्जा है तो आप एडिशनल लोन देने के लिए डरेंगे, पर मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है या मेरे ऊपर ये नहीं है, हुँ, तो मेरा मार्केट में कितना ज़्यादा वैल्यू रहेगा? बहुत ज़्यादा आप वैल्यू रहेगा अगर कि नहीं? आपके आप आप हाँ, मेरे को वहाँ लाख सर रुपए अगर सामने कर्ज़ा से निकाल के देंगे, भाई ये इंसान पे कोई खास कर्जा नहीं है। कर्ज़ा नहीं है, बरोबर। इसकी जो एसेट्स है, वो मेरे कुछ मिलेंगे। अब 1 करोड़ हुँ। के बाद में आपका 1 लाख अगर आता है, वो पहले वो 1 करोड़ वाले माँगेंगे ना मेरे को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जितना ज़्यादा समझ डेट रहा हूँ होता है सर। ना, रिस्क बहुत होता है। आपको हाँ। आपको जो हमने 3 साल में सीखा वो आपको 10 मिनट में समझा रहा मैं, ठीक है? तो कर्ज़े जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होने, और कंपनी के पास अच्छा। कैश। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास हुँ, लिक्विड पैसा रहेगा, तो आपको मान के या चलो मैं आपको बोला माल खरीदना है आपको, और मेरे को अगर हुँ, कैश दे रहे होंगे, तो मैं आपको हाँ, 15% डिस्काउंट पे माल देता हूँ। अब अगर आपके पास हाँ। कैश नहीं है, तो आपसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं। बरोबर। समझा कि नहीं समझा? क्योंकि समझ में आ गया अगर सर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसीलिए अगर आपके पास कैश हाँ होंगे तो सर। आप क्या बोलेंगे? 15 नहीं, मेरे को हुँ, 20% दे दो, पर एक काम करो, चलो मैं कैश देने को तैयार हूँ। यानी आप मेरे साथ और हाँ, नेगोशिएशन करके कैश के, और मैं भी बोलूँगा यार चलो सामने से कैश आ रहा है ना, 20% तो 20% हाँ, चलो। हाँ, समझ रहे हाँ। हैं? तो जो कंपनी के हाँ सर, पास समझ रहा हूँ। लिक्विडिटी ज़्यादा, जिसका मतलब एक क्विक रेशियो आता है, और भी अलग रेशियोज़ होते हैं जिसको हम बोलेंगे, समझो लिक्विडिटी रेशियोज़ भी होते हैं। तो अगर वो ज़्यादा बेहतर, जितना ज़्यादा बेहतर, जितना ज़्यादा पैसा लिक्विड हुँ, में है कंपनी के पास, उनकी तुरंत आने वाली हुँ, लायबिलिटीज़ को मिटाने के लिए और कुछ अलग खर्चा करने के लिए, उतना वो कंपनी सक्षम है बिज़नेस को टिकाने के लिए। अच्छा। और जो कंपनी के ऊपर बहुत लोन है और जिनके पास लिक्विड मनी तक नहीं है, तो फिर वो उनके हुँ, ऑपरेशंस में दिक्कतें आती है। हमको और एक चीज़ देखनी सर है कि इसके मैं और एक चीज़ बताता हूँ इसके अलावा। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर अगर एक माल है, ध्यान से हाँ, सुनना, इसके बाद मैं आपका डाउट लेता हूँ। 1 लाख रुपए का हाँ, अपने पास माल है, जो हम हाँ, खरीदते बेचते ऐसा चलते रहता है। मान के चलो हुँ। एक माल है, 90 दिन तक वो मेरे गोदाम में पड़े हुए हैं, तो उसको खराब हो सकता है कि नहीं खराब हो सकता है? हाँ, बिल्कुल खराब हो सकता है सर। चोरी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जा तो सकता है सर। जितना ज़्यादा देर तक माल पड़ा हुआ है, ये सबसे बुरी बात है, बराबर? यस सर। तो इन्वेंटरी टर्नओवर जो है, वो हुँ, होना चाहिए, क्या रहना चाहिए डेज़ में, जितना कम इन्वेंटरी टर्नओवर डेज़ हो, उतना बेहतर। यानी हर 30 दिन का टर्नओवर लिखा है, मतलब हर 30 दिन के अंदर माल जो है वो बदल रहा हुँ, है, तो उसके खराब होने की हाँ, पॉसिबिलिटी कम, गोदाम का खर्चा कम, और पैसे हाँ, बार-बार आ रहे हैं ना, रोल हाँ, ओवर चालू है हाँ, ना मनी का, तो कुछ ना कुछ इनकम भी हाँ, होएगा हाँ, और लिक्विडिटी भी अच्छी रहेंगी। तो जितना यस सर, बेहतर तरीके से माल जल्दी आएगा उतना बेहतर। समझा कि नहीं समझा? तो यस सर। इसको बोलते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, क्या होना चाहिए? कम से कम समय में, मतलब कम से कम डेज़ होना चाहिए। यानी हुँ, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन के अंदर एक बारी लिए हुआ माल बेच के दूसरा माल खरीदना चाहिए। समझ में आया क्या? मैं हाँ, अच्छी कंपनियों के कुछ यस सर, लक्षण बता रहा हूँ आपको, और वो मैं दिखाऊँगा यस सर, यस। प्रैक्टिकली आपको। अच्छा, डिविडेंड पे आउट। अभी डिविडेंड पे आउट क्या देखा था, 2 टाइप की कंपनियाँ रहती। एक रहती कि भाई हाँ, जिसका शेयर का दाम बढ़ते ही रहता है क्योंकि वो डिविडेंड पे ही नहीं करती। वो बस डिविडेंड हुँ, वो क्या करती है, कंपनी लेती है, पैसा कमाती है हुँ, और नए बिज़नेस को ग्रोथ करती रहती है। तो वो डिविडेंड नहीं कमाती, पर हाँ, फिर भी उनका जो इनकम क्या रहता है अपने लिए ऐसे शेयर में डालने का, कि शेयर का भाव बढ़ते रहता है हुँ, बहुत, क्योंकि उसके अंदर वो पैसा अच्छा, है ना। लेकिन कई बरोबर कभार हो। क्या करती है कंपनियाँ, डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या मतलब, हमने 100% हमने 100 रुपीज़ कमाए ना, चलो शेयर होल्डर को हमने 30-40 रुपीज़ दे दिए।
सर तो हमारे को हमको डिविडेंड मिलता है ना हॉस्पिटल में, अगर हमको फ्री की इनकम चाहिए, फ्री की इनकम यानी कैसा, साल में आपको एक 5%, 10%, 15% साल का एक फ्री का ये आए, तो हमें क्या करना है, जो कंपनियां डिविडेंड देती है उनमें इन्वेस्ट करना है। और अगर हमें ग्रोथ चाहिए, बस हमें चलो डिविडेंड की कोई पड़ी नहीं एक है। मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, बोलिए बोलिए। वो है ना अभी हमारे हॉस्पिटल के अंदर, सोसाइटी के अंदर मेरा ऑफिस नाम है, तो हमारा पैसा मेरा 1 लाख रुपए उसके अंदर है, तो हमारे को डिविडेंड मिलता है सर हर साल। मिलता है कि नहीं मिलता? तो वो हाँ मिलता डिविडेंड है जो वो। मिलता है ना, शेयर से भी मिलता है डिविडेंड। तो वो शेयर जो डिविडेंड अच्छा। देते हैं, वो शेयर से आपको रेगुलर इनकम मिलेगी। और जो शेयर डिविडेंड नहीं देते, वो शेयर को आपको ग्रोथ दिखाई देगा। जैसे ये कंपनी डिविडेंड कम देती है, ऐसा दिख रहा है, डिविडेंड पे आउट 0 दिख रहा है। तो जितना डिविडेंड कम देती है, वो कंपनी का ग्रोथ मतलब वैल्यू बहुत बड़ी रहती है। जैसे अभी कोटक दे दो, कोटक 1800 के भाव पे, एवेन्यू सुपरमार्ट 3000 के भाव पे, वही कोल इंडिया 400 के भाव में। क्योंकि कोल इंडिया डिविडेंड बहुत देता है। इनकम क्या रहती है, दो तरह की इनकम होती है शेयर में से, एक तो भाव बढ़ रहा है, दूसरा डिविडेंड मिल रहा है। कोई कंपनियां डिविडेंड देंगी, कोई कंपनियां नहीं देंगी। समझ रहे क्या? यस तो सर। जो डिविडेंड देती है उनके भाव थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन वो उनसे अलग तरीके से पैसा आता है ना, डिविडेंड का पैसा डायरेक्ट आपकी जेब में आता है ना। और कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती, तो उसका भाव बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि वो डिविडेंड का हाँ पैसा भी तो उसी बोलेंगे ना, कंपनी के अंदर बार बार लग रहा है ना। तो कंपनी की एक्चुअल वर्थ तो हाँ। बढ़ रही है और शेयर की वर्थ बढ़ रही है। समझ यस रहे हैं? सर। तो ये हाँ तरीके सर, से जो डिविडेंड दोनों। नहीं देती उनका वैल्यू बहुत बड़ा रहता है, और जो डिविडेंड देती है उनका वैल्यू थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन वो कंपनी से हमें रेगुलर इनकम होती है। हमें किस तरह के इसमें अच्छा। माइंडसेट से काम लेना है, वो हमारा लुकआउट है। अभी यस सर। ये देखो, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ अच्छी होनी कंपनी की। अभी क्या बता रहा है ये, 5 ईयर से 23% की सेल्स ग्रोथ हो रही है, 3 ईयर से 17% हर साल बढ़ रहा है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 28% प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है ऑन एन एवरेज। मैंने पिछले 5 ईयर से 28% की। स्टॉक प्राइसेस कितनी बढ़ी है, पिछले 3 साल में 29% से हर साल बढ़ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, 5 ईयर में 14%, यानी पहले तो 10% था, अब ये साल थोड़ा खराब आया है, लेकिन पिछले 5 ईयर से ये 14% से इक्विटी को प्रॉफिट हुआ है। इक्विटी में रिटर्न क्या आ रहा है, बढ़ के आ रहा है हर साल, ऑन एवरेज 14%। मैंने क्या बताया था, 10% अच्छा होता है। 14% का अगर पिछले 5 ईयर से रिटर्न दे रही, तो एक अच्छी कंपनी है। यानी ये अच्छा। इक्विटी के पैसे, जो शेयर होल्डर के पैसे लगाए हुए, उसको सही जगह पे ये कर रही है। अब अगर हम तो बैलेंस, सर ये सर सुनो ना, मैं क्या बोल रहा था, ये जो इसका डिविडेंड देती है इक्विटी, तो ये हर साल देती है क्या सर ये हाँ डिविडेंड? देती है, डिविडेंड देती है भाई, ये हर कंपनी साल नहीं देती है क्या? देती। हाँ ये नहीं देती, पर दूसरी कंपनियां देती है। मैं आपको कोई अभी डिविडेंड आपने वाली क्या दिखाया कंपनी था सर? बताऊं क्या? एक काम नहीं करता नहीं हूँ, सर सुनो, इसकी थोड़ा स्क्रीन पीछे लो ना, आपने क्या दिखाया था इसके पहले? मैंने डिविडेंड बताया था, बैलेंस शीट बताने वाला था नहीं मैं। डिविडेंड के, हाँ वो अभी जो दिखाया था ना आपने, हाँ वो कितने 14 तक के 15 तक, हर 3 साल में 3 साल, वो आपने बताया था ना। हाँ एक मिनट, ये देखो, ये कंपाउंडिंग हाँ सेल्स हाँ ग्रोथ, ये सेल्स हाँ की ग्रोथ क्या हो रही है, हर हाँ हर साल सेल्स की ग्रोथ। डीमार्ट में हाँ जाते तो गर्दी कितनी रहती, वाला बहुत रहती कि नहीं, आज लोग बहुत हाँ खरीदी करते कि हाँ नहीं। हाँ सेल्स ग्रोथ अच्छा है हाँ हाँ कंपनी बरोबर। का। प्रॉफिट 28% से बढ़ रहा है, सेल्स 23% से हर साल बढ़ रहा है, और 14% से पिछले 5 ईयर का रिकॉर्ड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% हर साल बढ़ रहा है। तो ये कंपनी अच्छी अच्छा कंपनी है हर लॉन्ग टर्म साल के। बढ़ रहा है क्या? हाँ यही बता रहा ना ये, पिछले 3 साल से अच्छा तेरह ये हर परसेंट साल पिछले बढ़ रहा है क्या? 5। यस। और ये जब बढ़ रहा कंपनी है का नहीं? ये, जब ये, हाँ ये कंपनी का जब इतना कुछ बढ़ रहा है, तो कंपनी की प्राइजेस भी तो बढ़ेंगी ना। अब मैं आपको बताता हूँ डिविडेंड पे अच्छा आउट अच्छा। वाली कंपनियों का भाव कितना होता है। अभी ये देखो, 90,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कोल इंडिया कंपनी, देखो इसका भाव कितना है। अच्छा करंट प्राइस है इसका, मैं कोल इंडिया है ये, ठीक है, मैं नाम इधर से ये थोड़ा सा, यहाँ पे 148 का ये है। पीई देखो, सिर्फ 7 गुना वैल्यूएशन है, सिर्फ 7 गुना वैल्यूएशन की गई है। समझ रहे हैं आपको, यानी जितना ये हाँ सर। कमाती है, उसके आगे इसमें सिर्फ 7 गुना का वैल्यू दिया है मार्केट ने इसको। अच्छा हाँ। करंट वैल्यू 100, करंट प्राइस 148 रुपए की है, बुक वैल्यू 59 है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि देखो, मार्केट वैल्यू क्या होती है कि भाई हम शेयर होल्डर मिलके तय करते हैं ना भाई, बोलते ना भाई, एक इंसान कितना समझदार है, 4 लोग मिलके तय करते हैं ना, यार ये बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, बरोबर। इसका ये इसकी। अभी 4 लोगों को बिठाया कि भाई इसकी पगार क्या रखनी चाहिए,
तो कोई बोलेगा 1 लाख, कोई बोलेगा 2 लाख, कोई बोलेगा 2.5 लाख, कोई बोलेगा 3 लाख, फिर चारों का एवरेज मिला है और बोला भाई इसकी पगार 2-2.5 लाख रख दो, उस तरह से कैसा रहेगा? अब वो अच्छा इंसान की कीमत लगाने वाले लोग अलग, समझ में आया कि नहीं? और वो मान के चलो, वो हाँ इंसान सर ने सीखने में 50,000 रुपए, उसके पास दिमाग 50,000 रुपए का एग्जाम्पल, लेकिन लोग अलग अलग वैल्यू अच्छा लगा रहे वो चीज की, समझ रहे कि नहीं? मैं खराब इसमें अच्छा मत समझो आप हाँ बात अच्छे से। तो नहीं नहीं सर लगाने वाले लोग अलग, तो करंट वैल्यू जो करंट प्राइस जो रहती है ना, वो बहुत सारे लोग मिलके तय करते हैं ना, शेयर मार्केट में लोग मिलके अच्छा तय करते हैं। लेकिन बुक वैल्यू क्या रहती यस है? सर वो चीज की एक्चुअल फिलहाल बुक वैल्यू क्या है? क्योंकि जब हम प्राइस लगाते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई आने वाले 10 साल तक हमको उसमें फायदा होगा, तो हमें ये 50 रुपए की चीज नहीं, अब ये 150 रुपए हाँ की सर चीज आपका है। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है मैं बोला आप कि सर आपका आवाज कट कर रहा है अच्छा ठीक है, हाँ अभी देखो, अगर एखादी चीज है, ठीक है, और उसका भाव जो है, मान के चलो एक चीज 50 रुपए की है, बुक्स में 50 की इसलिए है कि बुक वैल्यू है उसकी, बुक वैल्यू मतलब अकाउंटिंग के थ्रू उसका जो वैल्यू निकला है वो 50-60 रुपए का वैल्यू है, पर उसका वैल्यू सामने 148 अच्छा का दिख रहा है, करंट प्राइस जो है, उसका मतलब क्या है कि लोगों ने, मार्केट ने उसका 3 अच्छा गुना वैल्यू निकाला है सामने, मतलब उसकी बुक वैल्यू के, बुक अच्छा वैल्यू, तो बुक वैल्यू इसकी 3 टाइम्स है, प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर हमें कोई इधर अच्छा देखना है तो हम इधर डालते हैं पीबी, पीबी करके एक अलग आता है, प्राइस टू बुक वैल्यू। ये देखो, एक मिनट, यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू, ये देखो 2.49 टाइम्स, समझा क्या? या 59 रुपीज का बुक वैल्यू है अकाउंटिंग से निकले हुआ, और सामने करंट वैल्यू 148 है, अच्छा यानी लोगों ने इसको 2.5 गुना ऊपर वैल्यू किया है, समझ अच्छा रहे हैं? अच्छा आ गया जितनी बड़ी हाँ कंपनी सर उसका आया बुक वैल्यू से लोग उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि वो उसका फ्यूचर पे लोगों को बहुत विश्वास होता है। टीसीएस का बुक वैल्यू कितना है? 234 रुपए। सर ये टीसीएस का बुक वैल्यू कितना है? 234 रुपए। स्टॉक कितने पे ट्रेड होता है? 3200 पे। स्टॉक 14 गुना महंगा है, 14 गुना वैल्यू किया जाता है उसके बुक वैल्यू से। तो बुक वैल्यू हाँ अकाउंटिंग सिस्टम से आई भी वैल्यू रहती है कि भाई ये इनके पास जो एसेट है, खर्चे है, लायबिलिटी है, सब मिला मिला के इनके पास इतने पैसे है, मतलब इतने हर शेयर के पीछे इतने ये है, रुपए है, और वो उसपे कंपनी अर्निंग अगर कंपनी की अच्छी रही ना, तो उस चीज का वैल्यू ज्यादा रहता है। तो जितनी बेहतर कंपनी है उसका बुक वैल्यू के कंपैरिजन में अच्छी खासी भाव रहते हैं लॉन्ग टर्म में। हमको क्या अच्छा करना है? हमको गोल्ड खरीदना है लोखंड के भाव पे, या अच्छा तो ऐसा अगर हमको करना है तो हमको क्या चाहिए? पीई कम चाहिए, तब पीई कम चाहिए, प्राइस टू अर्निंग कम चाहिए, मतलब ये क्यों? कि भाव अगर बहुत बड़ा है तो बुक ये वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू कम चाहिए, जितना कम हो सके। ओके, क्योंकि हमको चीज सस्ते में खरीदना है, समझ रहे? इन्वेस्टर यस सर कैटेगरी में सोच रहे हैं ना अभी हम, तो जितना हम्म फंडामेंटली मजबूत कंपनी खरीदनी है, लेकिन हमको उसका वैल्यू जो है ना वो थोड़ा सा ये होना चाहिए भाई, पी कम होना चाहिए उसका, बुक वैल्यू के कंपैरिजन में प्राइस जो है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखो यार, 234 की बुक वैल्यू और 3200 का ये है, हम्म, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये स्टॉक बढ़ेगा नहीं, हो सकता 3200 का 5000 चले जाए, वो मैटर नहीं चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि हम जब यस लंबे समय के लिए डाल रहे हैं तो हमको बहुत सारे पॉइंट कंसीडर करने पड़ते हैं। मान के चलो ये स्टॉक आप अगले 10 साल के लिए खरीद रहे हैं, ये आपको ऑन एन एवरेज साल का एक हम्म 10-12% 15% का ये देगा। पर ऐसा कोई स्टॉक जिसका पीबी कम है, जिसका पीई कम है, ऐस टाइटन का स्टॉक 3-4 रुपए 10 रुपए 100 या कुछ ऐसे कम प्राइस में था, मेरे को रफ नहीं याद उसका, 2008-9 के करीब या उससे पहले की बात है। तो जब कोई भी खरीदा था तो वो कम रुपए में था, और आज जो है उसका वैल्यू 1500 का है, मान के चलो 100 रुपीज तक भी होगा। तो जो झुनझुनवाला ने उसको समझो एक 45-50 रुपए के अंदर अंदर ही खरीदा था, और आज वो 1500 का है, ठीक है? वो स्टोरी है, वो स्टोरी आप अच्छा यूट्यूब पे देख लेना, मेरे को एग्जैक्ट नहीं बताते हैं वो, पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई तब बुक वैल्यू से प्राइस का वैल्यू कम था, बुक वैल्यू से प्राइस का वैल्यू बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल समझो, टाइटन ही लेते एग्जाम्पल, अभी टाइटन कंपनी का अगर हम एग्जाम्पल लें, ये देखो टाइटन लगा दिया मैंने, इसका बुक वैल्यू 84 रुपीज है, लेकिन
ये जाते कितने में, स्टॉक 1700 में जाता है, समझ रहे हैं? बुक हाँ वैल्यू सर 20 गुना वैल्यू है, 20 गुना वैल्यू, तो बहुत महंगी कंपनी है आज, मतलब उसके बुक वैल्यू के कंपैरिजन में। हमको ये देखना है कि जितना सस्ता मिले उतना बेहतर है, पर क्वालिटी कंपनियां जैसे कि टाइटन, ये इसका बुक वैल्यू से कंपैरिजन में बहुत महंगा रहेगा। तो हमें क्या करना है, ये क्वालिटी कंपनियां जब मार्केट में गिरती है और इसका बुक वैल्यू टू प्राइस वैल्यू जब आपको एक 10 गुना 15 गुना तक मिल जाए थोड़ा सा सस्ता, तो हमको तब खरीदना है। यानी मार्केट में जब गिरावट होती है बड़ी वाली 50 अपना जैसा पीछे मार्च में हुई थी, तो वैसे गिरावट में हमको ऐसे बड़ी शेयर खरीदने चाहिए। अदरवाइज हमको ऐसे शेयर की जगह जो मतलब बोलेंगे ना, जो अगर इसकी और बढ़ने की संभावना है तो खरीदना चाहिए, मैं उसको नहीं रोक रहा हूँ। पर हमको क्या करना चाहिए कि भाई जितना सस्ता मिले उतना बेहतर है। मान के चलो हमको हमारी उम्मीद है कि एक स्टॉक 3000 का हो सकता है, वो हमको 300-400 में मिल रहा है, तो हमको उसको खरीदना हाँ चाहिए। समझ रहे हैं क्या? बरोबर है सर। तो प्राइस टू यस बुक सर। जो है वो कम रहनी चाहिए, या प्राइस टू बुक बहुत ज्यादा है और इसका फेस वैल्यू 1 है, यानी ये 17,000 रुपए का स्टॉक है। ध्यान से समझो, इसका फेस वैल्यू 1 है, हाँ इसका मतलब ये 17,630 रुपए का स्टॉक है। इसका 10वां हिस्सा बस यहाँ पे वैल्यू हो रहा है, समझ रहे हैं? अच्छा। यस सर। क्योंकि फेस वैल्यू अगर 10 रहता था, इसका मतलब इसके एक्चुअल में 10 टुकड़े हुए हैं, वो 10वें टुकड़े का वैल्यू 1763 है। अच्छा अच्छा। तो हमें ये सब चीजें कंसीडर करके उसके बाद हमको एक ये करना है, क्या बोलेंगे ना कंपनी के बारे में। अभी और एक चीज, बोरोइंग जितनी कम हो कंपनी की उतना बेहतर। तो अभी यहाँ देखो बोरोइंग क्या हो रही है, बोरोइंग जो है कंपनी की बढ़ रही है, पर सामने रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। अगर रेवेन्यू कम हो रहा है और बोरोइंग बस बढ़ रही है, तो फिर थोड़ी खराब बात रहती है। लेकिन बोरोइंग बैंकों की चलती है, क्योंकि बैंकों में बोरोइंग तो इनकम का सोर्स होता है ना, जितना बोरो करेंगे सामने उतना लेंड करेंगे। तो फाइनेंशियल कंपनी पे बोरोइंग का रूल लागू नहीं होता कि भाई बोरोइंग जितनी ज्यादा उतना बेहतर। लेकिन अगर कोई और कंपनी है जैसे कि कोई नॉर्मल कंपनी है, तो बोरोइंग जितनी कम कंपनी के ऊपर या इंटरेस्ट जितना कम भरने का उनकी नौबत होंगी, उतनी वो बेहतर कंपनी। समझ रहे हैं? तो ये बोरिंग किधर किधर दिखा सर? आप एरो दिखाओ ना दिखा। ये देखो, ये बोरोइंग, बोरोइंग देखो, बोरोइंग बढ़ती रही है और सामने हाँ इनकम भी हाँ बढ़ती रही है। अगर इनकम बढ़ रही, इनकम हाँ। नहीं बढ़ रही और बोरोइंग बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है कि भाई इनकी ये करने की तैयारी नहीं है, क्या बोलते हैं ना, मतलब इनकी रुपए देने की ताकत नहीं है। अच्छा। अच्छा, और एक चीज बताता हूँ मैं, इन्होंने ऑपरेटिंग इनकम देखो बढ़ रहा है, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मैं बोला था ना प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम का जो प्रॉफिट है ना, वो जितना बढ़ेगा उतना बेहतर है। देख रहे, पहले सिर्फ हंड्रेड्स में आता था हाँ ऑपरेटिंग इनकम का प्रॉफिट, हंड्रेड्स यानी 500 600, अभी देखो 4000 करोड़। तो कंपनी का वैल्यू बढ़ता है जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी बिजनेस इनकम से आई हुई इनकम। नीचे जो अच्छा। इनकम है ना, इन्वेस्टिंग इनकम, ये इन्वेस्ट करके आए हुई इनकम, ये इतना रेगुलर अच्छी नहीं आएंगे। यहाँ पे इन्वेस्टिंग इनकम 2800 का दिख रहा है ना, निगेटिव दिख रहा है ना, इसका हाँ मतलब है कि हाँ, 2800, ये माइनस में सर 2800 ये। माइनस में नहीं है, 2800 का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर वो इन्वेस्टमेंट बेची तो पैसे आते, इन्वेस्टमेंट करी तो पैसे जाते। तो इन्होंने 2800 करोड़ का अच्छा। इन्वेस्टमेंट किया है, जो अच्छी बात है। ठीक है, अगला है फाइनेंसिंग इनकम। फाइनेंसिंग इनकम भी इनकी निगेटिव है, तो इनको खर्चा बहुत, इनको मतलब हाँ इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट काफी देना पड़ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। देखो बोरोइंग से पैसे कितने आए, 0, पर बोरोइंग के ऊपर खर्चा कितना हुआ, 562 करोड़। इंटरेस्ट पेड कितना है, 203 करोड़। डिविडेंड पेड कितना है ये, तो इनका खर्चा जो है वो बढ़ रहा है। समझा क्या? क्योंकि इनके ऊपर लोन भी तो हाँ बढ़ रहा है, सर। देखो यहाँ पे लोन बढ़ते हुए दिखेगा तुमको। बोरोइंग दिख रहा था क्या? एक मिनट, हमने यहाँ पे कहीं तो बोरोइंग देखना था, एक मिनट। ROC, एक मिनट। देखो इनका बोरोइंग साल बाय साल बढ़ रहा है, तो इनका इंटरेस्ट भी तो बढ़ रहा होगा ना, तो यही तो दिख हाँ रहा है हाँ ना। सर। यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, पेड फाइनेंस, इंटरेस्ट पेड ऑन फाइनेंस हर साल बढ़ रहा है, 203 करोड़। तो हमको क्या देखना है कि भाई उस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट कम हो। समझ रहे हैं? तो अच्छा। एक अच्छी कंपनी जितना के कम अंदर होगा क्या क्या उतना सर। लक्षण रहते ना, मैं आज आपको बेसिक सिखाने आया हूँ। ये क्लास अपनी अगले 2-3 दिन चलेंगी आराम से।
क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि भाई मैं आऊँ समझाऊँ और निकल जाऊँ, कि फिर ना आपको भी कुछ समझ में आएगा, ना फिर मेरे को बस वो लेक्चर लेने के लिए नहीं लेना है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आज आपको क्या-क्या चीज़ें हैं ना, वो समझना ज़रूरी है। अच्छा मैं बताऊँ कि अभी इसका ये कंपनी क्यों वैल्यू की जाती है? अभी देखो इनका इन्वेंटरी देखो आप। 1 मिनट हाँ, इन्वेंटरी टर्नओवर। देखो इसका इन्वेंटरी टर्नओवर कितना है 1.99। इसका मतलब 2 दिन के अंदर इसका इन्वेंटरी खत्म हो जाता और नया इन्वेंटरी आ जाता। यानी 2 दिन के अंदर स्टॉक खत्म हो जाता, दूसरा स्टॉक आ जाता। तो इसका अच्छा माल खराब होता होगा क्या? नहीं सर, नहीं खाता खराब होता हूँ, बिल्कुल भी अच्छा, नहीं होता। एक और मैं चीज़ मैं बताता हूँ, छोड़ ही चलो जाता हूँ। डीमार्ट दिखाता हूँ मैं। डीमार्ट का तो और खतरनाक है, इन्वेंटरी टर्नओवर। ये इन्वेंटरी टर्नओवर इनका थोड़ा-सा अभी बढ़ा है, लेकिन वो 9 दिन का है, यानी 9 से 10 दिन में इन्वेंटरी टर्नओवर इनका हो जाता है। अब ये इन्वेंटरी टर्नओवर इन डेज़ आएगा, 1 मिनट, इन्वेंटरी 1 मिनट हाँ। इन्वेंटरी टर्नओवर आउटस्टैंडिंग इन्वेंटरी। हाँ, सॉरी मैंने गलत टर्नओवर दिखा दिया यहाँ पे। मैं वही बोल रहा था इतना तेज़ किसका टर्नओवर रहता है। ये जो है ना इन्वेंटरी टर्नओवर डेज मतलब 39 दिन। तो 39 दिन में एवेन्यू सुपरमार्ट का ये जो है माल वो खत्म हो जाता। ठीक है? तो इनका हाँ कंपैरेटिवली कम है। अगर वही हम कोई बड़ी एक आधी कंपनी देखेंगे जैसे कि मान के चलो वी मार्ट या वेल वोल्टास ले लेते हैं। अच्छा वोल्टास का इन्वेंटरी टर्नओवर 83 डे है। मतलब उनको 83 डेज लग जाते अपने माल को बेच के दूसरा माल रिप्लेस करने के लिए। तो इन्वेंटरी टर्नओवर जितना कम है उसका मतलब सामने उनके पास उतना ज्यादा सेल्स है, और इन्वेंटरी टर्नओवर डेज जितना बड़ा है उतना उनका टाइम वेस्ट होता है पूरा माल खत्म करके दूसरा माल लाने में। तो कौन ज्यादा फायदे में रहेगा, जिसका माल बेच के दूसरा माल लेके आ रहा है? अच्छा मेरे को बताओ, अगर भाजी भाजी पाले वाले की बात करिए, आप भाजी मार्केट में जाते हैं, हाँ एक भाजी हाँ जो भाजी खत्म करता है वो अगले दिन वापस फ्रेश लेके आता है, अगले दिन वापस बेचता है, पूरी खत्म कर देता है, फिर वापस अगले दिन लेके आता है। अगर उसकी भाजी पड़ी रही 2 दिन तक, 4 दिन तक, तो या तो भाजी भी खराब होंगी और वो चीज़ें भी हल्लुल हाँ, खराब होंगी। तो बरोबर नुकसान हो मुद्दा ये जाएंगे है सर। कि अगर स्टॉक को ज़्यादा दिन रखा जा रहा है, तो वो एक खराब सिग्नल देता है मार्केट में। अगर वो स्टॉक कंटीन्यूअस हाँ, बेचा जा रहा है और फटाफट खत्म हो रहा है, तो उतना बेहतर है। वोल्टास के कंपैरिजन में एवेन्यू सुपरमार्ट का माल 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। अच्छा समझ रहे बात? तो जितना टर्नओवर हैवी हाँ हो सर। उतना बेहतर है। यस तो सर। हमको ये सब कुछ चेक करके एक अच्छी कंपनी बनाना है, और वो अच्छी कंपनी देखना है उसमें से, और उनमें उसी गिने-चुने 10 या 15 स्टॉक के अंदर हमको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। यस सर। जो एकदम क्वालिटी कंपनीज़ है जिसका वैल्यू थोड़ा-सा कम है अभी, कि और फ्यूचर में बहुत बढ़ सकता है, जिसके फ्यूचर के ऊपर जिसका प्रो अभी वोल्टास एसी अभी जास्तीत जास्त लोग लगाएंगे, एसी का फ्यूचर है या नहीं है? है। हमको प्रोडक्ट है का ना, फ्यूचर देखना है। 100%। आप बोलेंगे पीवीआर का फ्यूचर थोड़ा-सा कमज़ोर हुआ है, क्योंकि आज मैं घर पे बैठे-बैठे हाँ ये हॉटस्टार पे पिक्चर देखता हूँ। मैं काहे के लिए पीवीआर में जाके पैसे उड़ाऊँगा? अनलेस बराबर। मेरे को सच में किसी को लेके जाना है और बाकी कुछ चीज़ें समझने वाले समझ गए, अब तो तो डिमांड में लेंगे सर तो आप। नहीं डीमार्ट नहीं, पीवीआर तो ही पीवीआर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ पीवीआर वगैरह में किस लिए जाएँगे? तो फिल्म मुद्दा ये देखने है, जाएंगे सर आप। माना हमको हमारी जनरेशन को पिक्चर थिएटर में देखना पसंद है, लेकिन आज हाँ, मार्केट ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आने की वजह से हॉटस्टार और बाकी चीज़, इससे क्या होता है कि भई पीवीआर का सेल्स गिरने वाला है और वो फ्यूचर में चलने वाली चीज़ नहीं हाँ, है। इसलिए हाँ, ऐसी कंपनी में लंबी समय के लिए हम पैसा नहीं लगा सकते। हम नेटफ्लिक्स पे पैसा लगा सकते हैं क्योंकि वो आने वाली जनरेशन में काफ़ी मतलब यानी हम हो गए, हमको भी पसंद है। आने वाले इनको भी काफ़ी ये रहेगा। तो पीवीआर की जगह नेटफ्लिक्स के ऊपर इसलिए भरोसा किया जाता है कि नेटफ्लिक्स आने वाली फ्यूचर प्रोडक्ट है। समझ रहे कि नहीं? जैसे रोबोट का हाँ रिलेटेड सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो इलॉन मस्क की कंपनी काम कर रही है, उसका बहुत वैल्यूएशन लगाया गया है।
तो जितना हो सकता है ना आने वाले फ्यूचर जिसके ऊपर निर्भर है उसी के ऊपर पैसा लगाया जाता है। जैसा जियो के ऊपर पैसा क्यों लगा? भाई डेटा आज की नीड है और आने वाले फ्यूचर की भी नीड है। तो इसीलिए उस कंपनी के ऊपर, और जो कंपनी का फ्यूचर खत्म हो रहा है भाई, जिसपे कोई ये नहीं मतलब नहीं बनता लगा के वो कंपनी का भाव गिरते जा रहे हैं। अभी बीच में आईटी का फ्यूचर तो बीच में डामाडोल लग रहा था, और जैसे ही ये कोरोना वगैरह आया, जूम ये वो और टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह, और आईटी का फ्यूचर और भी ब्राइटर लगने लगा, तो आईटी के स्टॉक एकदम ऊपर जाने लग गए। यानी जिसका फ्यूचर, आने वाला जी फ्यूचर अच्छा है जो प्रोडक्ट्स का, उसी कंपनियों में हमको लंबे समय के लिए लगाना चाहिए। अगर उसका आने वाले इन्वेस्ट 10 करना। साल तक टिकने की ये नहीं है, तो ऐसी कंपनियों से हमें 2 हाथ दूर रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त। समझ रहे हैं? बरोबर आहे. ये सब चीजें कंसीडर यस करके ही सर. काम होता है। मैंने आज आपको एक रफ इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी की डीप की चीजें मैं कल समझाऊंगा। ठीक है सर. ठीक है, एक मिनट रुको। पर आपने